Assalamu alaikum जी. In the last video we discussed the type of wavefronts. हमने पढ़ा plane wavefronts, spherical wavefronts, circular wavefronts. आज हम लोगों ने बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मेनली. अच्छा, अब वेव्स को हम लोगों ने पहले कैटेगराइज किया था लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के अंदर, लेकिन जो हमारी बिग मेन कैटेगरी होती है वो होती है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. ठीक है, आज का टॉपिक हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं. अच्छा, अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है टू ट्रेवल, टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, ट्रेवल एंड जनरेट एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव्स. उन वेव्स जिनको मीडियम चाहिए है टू ट्रेवल, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स. और उसके अंदर होता क्या है, जो हमारा मीडियम होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं मैकेनिकल वेव्स के अंदर. इसकी एग्जांपल्स होती हैं रोप वेव्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स. ये जितनी होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए. और फिर हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए. उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, और उस वजह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं. इसके अंदर हमारे पास अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी चीज़ें हैं वो सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह लाइट है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So mechanical waves are the waves which requires medium to travel. Their examples are rope, sound and water waves. Mechanical waves are those which requires medium to travel, and the medium or the material particles oscillate in mechanical waves, whereas in electromagnetic waves, those waves which do not require a medium to travel. Electric and magnetic fields oscillate in electromagnetic waves, and these electric and magnetic fields oscillate perpendicular to each other to generate electromagnetic waves. EMW electromagnetic waves को कहते हैं. इसकी examples हैं light, infrared waves, और अभी हम जितना पढ़ने लगे हैं. Now we have to discuss electromagnetic spectrum. अच्छा, अब ये पूरा जितना टॉपिक है ना, इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन की गेम है और कुछ नहीं है. इसमें सिर्फ मेमोराइजेशन है. कॉन्सेप्ट जितना है मैं समझा दूंगा, बट इसमें जितनी अच्छी आपकी मेमोराइजेशन होगी उतना फ़ायदा. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इट सेज सबसे पहले हमारे पास होती है रेडियो वेव्स, फिर होती है माइक्रोवेव्स, फिर होती है हमारे पास इंफ्रारेड, फिर हमारे पास होती है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट के अंदर जो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग वेब गॉयर या रॉय जीबीवी भी कहते हैं, विच इज़ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. ये हम लोग सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल में डिस्कस करते हैं इन चैप्टर ऑफ लाइट. देन वी हैव अल्ट्रा वायलेट, वी हैव एक्स रे एंड वी हैव गैमा. अब इनको याद करने का बहुत सारे तरीके हैं. जो मुझे पर्सनली प्रेफर है वो है रीड माई इनर वैल्यूज यूजिंग एक्स रे क्लासेस, वेयर रीड का R इज इक्वल टू रेडियो वेव, माई का M इज इक्वल टू माइक्रोवेव, इनर का I इज इक्वल टू इंफ्रारेड, वैल्यूज का V इज इक्वल टू विजिबल लाइट, यूजिंग का U इज इक्वल टू अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे का X इज इक्वल टू एक्सरे, एंड ग्लासेस का G इज इक्वल टू गैमा. सो read my inner values using X-ray classes, radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, gamma rays. अब रेडियो वाइव एक एंड पे है, गैमा दूसरे एंड पे है. जाते वक्त रेडियो वेव से शुरू करें, गैमा रेस तक जाएं, तो हमारी थ्रू द सीरीज हमारी वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है. सो ये बात याद रखना ज़रूरी है दैट रेडियो वेव से चलें, गैमा से भी चल सकते हैं, बट रेडियो वेव से चलें वो ज़्यादा आसान होता है. रेडियो वेव से चलें एंड गैमा तक जाएं, तो उस दौरान ड्यूरिंग दैट पीरियड वेवलेंथ विल डिक्रीज and frequency will increase. They are inversely related to one another. So radio waves के अंदर radio waves के अंदर they have the longest wavelength and the shortest frequency, and gamma ray have the shortest wavelength and largest frequency. बात क्या याद रखने वाली है, that रेडियो वेव से चलें, गैमा तक जाएं, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं? हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, अब ईच को हम लोग डिफरेंट तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स होता है हमारे पास एंटेना. फिर हमारे पास होते हैं माइक्रोवेव्स, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एंटेना के थ्रू. अच्छा, अब इधर मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ कि ये जो रेडियो वेव्स है ना और ये जो माइक्रोवेव्स हैं, ये अक्सर एग्जामिनर इस तरह करता है कि अब उनको एक कर देता है. कभी माइक्रोवेव दे देता है, कभी रेडियो वेव दे देता है. तो परेशान होने की जरूरत नहीं. बेसिकली दे बिलोंग टू द सेम फैमिली.
कह लें, ठीक है। दे बिलोंग टू द सेम फैमिली मोर और लेस, इनके यूजेस भी एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, रेडियो वेव्स को एंटेना से कर सकते हैं, माइक्रोवेव्स को भी एंटेना से कर सकते हैं। इंफ्रारेड को हम लोग थर्मोपाई से करते हैं। थर्मोपाई बेसिकली थर्म से पता चल जाता है हीट, बेसिकली एक थर्मोपाई एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग ये इंफ्रारेड या हीट वाली जो जितनी भी चीज़ें उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव विजिबल लाइट। विजिबल लाइट वो है जो हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से या अपनी बेयर आइज से, आंखें से हम लोग देख सकते हैं, आई से देख सकते हैं, या फोटोग्राफिक फिल्म से। विजिबल लाइट वो है जो हम लोग हमारे इर्द गिर्द लाइट है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन वी हैव अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट जो है उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम यूवी डिटेक्टर, या हम लोग फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन्स के थ्रू। देन वी हैव एक्सरे जिसको हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म से कर सकते हैं। वी हैव गैमा रे जिसको हम लोग जीएम ट्यूब से करते हैं। अभी इन चीज़ों की फंक्शनैलिटी को समझने का हमारा काम नहीं है, इनको याद करने की ज़रूरत है कि किस तरह कौन सी चीज़ डिटेक्ट हो सकती है, बस इनका नाम होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट फॉर एक्सरे, एक्सरे का एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, उसका मैं आंसर विथ आंसर और 5 पेपर का क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके यूजेस और एग्जांपल्स करने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस एंड एग्जांपल्स। अब इनमें यूजेस और एग्जांपल्स क्या हैं कि अब ये चीज़ याद करनी बहुत ज़रूरी है। ये जो यूजेस और एग्जांपल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के यूज़ क्या होते हैं? दे आर यूज्ड इन रेडियो या टीवी सिग्नल्स, ठीक है। बेसिकली टेली कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो वेव्स यूज होते हैं। सिमिलरली माइक्रोवेव्स जो हैं वो हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव ओवेन्स, इन चीज़ों में यूज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मोर और लेस ये दोनों टेली कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द अपने यूज को रिवॉल्व करते हैं। देन वी हैव इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है वो हम लोग यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल, जो हमारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ होती है, कोई भी रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स को चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग गाड़ियों में देखते हैं अक्सर, एंड बच्चों की जो होती है टॉय वाली, बाकी भी और जगह पे जिधर भी रिमोट कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ होती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइट विजन में यूज़ होती है। जो हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स होती हैं वो इंफ्रारेड की होती हैं, ठीक है। देन वी हैव विजिबल लाइट। इसके यूजेस हम लोगों ने कोई भी लिख सकते हैं। विजिबल लाइट मतलब जो हम लोग देख सकते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लिख सकते हो, विजन फोटोग्राफी कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेट, अच्छा अल्ट्रा वायलेट जो होता है, आप लोग अक्सर जब सन को देखते हो और वो आपको एक ब्लाइंडनेस सी जो नजर आती है ना, ब्लाइंडनेस सी फील होती है, आप सन को ज्यादा देर नहीं देख सकते, वो बेसिकली यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट होती है। फिर इसको हम लोग, जो लोग गोरे होते हैं, जो टैनिंग का जिनको शौक होता है, जो हमारे जैसे बनना चाहते हैं, टैन का जिसको शौक होता है, सो वो लोग जो हैं वो अल्ट्रा वायलेट जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट उधर यूज होता है फॉर टैनिंग। फर्दर मोर विटामिन डी के लिए यूज होता है। स्टेरिलाइजिंग वाटर, जो स्टेरिलाइजेशन होती है उसके लिए यूज होता है। एंड इसकी एग्जांपल क्या है कि वो जिस तरह आपको ब्लाइंडनेस जो फील होती है उससे होती है, ओके। देन वी हैव एक्सरे। एक्सरे जो है हमें पता है, हम लोग सब कराते हैं, मेडिकल में यूज होता है, इंटरनल पिक्चर ऑफ द बॉडी एक्सरे आप सब लोग कराते हैं, पता है। एंड गैमा रे, गैमा रे होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। एंड कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर, अच्छा गैमा रे पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सरे पे भी आया है, वो मैं कराता हूँ अभी। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेसेस एंड लीकेजेस होती है ना, जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको ट्रेस कर देता है, लीकेजेस और ब्लॉकेजेस को गैमा रे, ठीक है। देन मैं जल्दी से इसको गो थ्रू कर देता हूँ। विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है अपना, विब गॉयर कहते हैं, विब ग्योर कहते हैं, कोई रॉय जी बीवी कहते हैं, जिससे आपको आसान लगे। अब याद करने वाला क्या है वो हम लोग लाइट में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी याद करने वाला क्या है कि आर इज रेड, ओ इज ऑरेंज, वाई इज येलो, जी इज ग्रीन, बी इज ब्लू, आई इज इंडिगो एंड वी इज वायलेट। याद क्या करने हैं, सबका याद करना जरूरी नहीं। आर का याद कर लो, आर रेड है, आर इज क्लोजर टू माइक्रोवेव, सो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। V जो है वो वायलेट है, वायलेट जो है वो क्लोजर टू गैमा रे है, हेंस इट्स फ्रीक्वेंसी इज मोर एंड वेवलेंथ इज कम। तो मतलब आप R से, मतलब रेड से चले वायलेट तक जाएं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है। और जिसने उल्टी तरीके से याद किया हुआ है वो उल्टी तरीके से याद कर ले। गैमा से रेडियो जाना है तो आप वायलेट से क्या कहते हैं, रेड तक जाएं, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहली बात, वो सारी वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, ठीक है। फिर हमने बात की कि दे ऑल ट्रेवल विद सेम स्पीड इन वैक्यूम। सी, अच्छा अब इसके अंदर जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज लगती है वो सी से, वी की जगह हम लोग सी लगाते हैं, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। सो सी इज इक्वल टू 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए।
अगली बात, दे ओबे द रिलेशन c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव इक्वेशन जो है वो इसको फॉलो करती है, ये सारी कॉमन है। एंड अच्छा, अब यहाँ तक ना हमें एग्जामिनर मतलब हमारा कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एटलीस्ट 3 पता हो। यहाँ तक अगर आप लोगों ने याद कर ली ये भी ठीक है, लेकिन जो चौथा पॉइंट मैं समझाने वाला, अगर तो समझ आ गई बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं आई तो इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन अगर अभी समझ आ जाएगी तो आगे हर जगह में काम आता है। ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आते हैं। और ये मैंने आप लोगों को जनरल फिजिक्स के अंदर भी पढ़ाई थी। क्या है बात, हमने कहा इसकी देयर इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज दे मूव अवे फ्रॉम सोर्स। इंटेंसिटी कह लें, एनर्जी कह लें, इंटेंसिटी और एनर्जी ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ विद डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। अब इसका मतलब क्या है, मैं इसकी बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा। आप लोगों ने कभी, आप लोगों के पास वो टॉर्च होंगी, सबके पास आप लोगों ने टॉर्च देखी होंगी। जब आप लोग टॉर्च को बिल्कुल फॉर एग्जांपल दीवार है, ये टॉर्च आपने रखी हुई है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है टॉर्च। अब देखें, जब आप टॉर्च को, ये वॉल है हमारे पास, ठीक है, ये वॉल है हमारे पास, और जब आपने इसको टॉर्च को इधर करीब रखा, ये लेट्स सपोज टॉर्च है हमारी, टॉर्च को आपने जब करीब रखा फ्रॉम द सोर्स, उसकी इंटेंसिटी जो होगी ना, उसकी ब्राइटनेस तो होगी। अगर हम लोगों ने टॉर्च को क्लोज रखा तो हम लोग क्या देखेंगे कि उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा होगी, ऐसा ही है राइट, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी। लेकिन जब हम उसको दूर करते रहेंगे, जो उसका सर्कल होता है टॉर्च का, जो शेडो पड़ता है टॉर्च का, वो बड़ा होता रहेगा, है ना, वो बड़ा होता रहेगा विद डिस्टेंस, लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस कम होती रहेगी। आप लोगों ने देखा हुआ है, अगर नहीं है घर में जाके टॉर्च चेक करें, और आप अभी चेक कर लें, लाइव चेक कर लें, ठीक है। तो जब टॉर्च को सोर्स से करीब रखेंगे तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब टॉर्च को जैसे जैसे दूर करते रहेंगे, उसका जो सर्कल होता है टॉर्च का, वो बड़ा होता रहेगा, ठीक है, वो बड़ा होता रहेगा जितना दूर जाते रहेंगे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती रहेगी। तो बात क्या है, that intensity decreases as they move away from source. Intensity obey inverse square law with distance from source. Inverse square law का क्या मतलब, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब जरा देखिए, hopefully you guys can get it. अच्छा, अब देखिए, मैं कहता हूँ इधर इंटेंसिटी है हमारे पास, और इधर हमारे पास है 1/d का स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूँ कि हमने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। पहली बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, ये तो बात हमें पता है। अब ये किससे होगा, ये डिवाइड होगा 2 के स्क्वायर से 4 टाइम्स कम होगी इंटेंसिटी, जब डिस्टेंस का स्क्वायर डबल होगा। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन है इंटेंसिटी का विद डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूं, मैंने इसको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूं मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। सिमिलरली मैं कहता हूं कि जी मैं इसको डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 5 कर रहा हूं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, मतलब 25 टाइम्स इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मैं कहता हूं जी मैंने डिवाइड करना है 6 के साथ, तो क्या बन जाएगा, दिस विल मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर, 36 बन जाएगा। आई रियली होप इट इज क्लियर। है बहुत आसान सी चीज, अगर समझ आ गई तो ऑल गुड, नहीं भी आई तो बाकी ऊपर 3 वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इट्स नॉट दैट हार्ड, ओके। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, वो एक्सरेज वाले, एंड देन वील मूव ऑन टू सम लास्ट कपल ऑफ थिंग्स लेफ्ट। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो थोड़े से ट्रिकी से थे। क्वेश्चन कहते हैं, पहला है एक्सप्लेन हाउ इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज्ड इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स, एंड अगला है दैट ये एक्सरे का वो दिखाया हुआ, इसने कहा डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द एक्सरे टू प्रोड्यूस द इमेज। ये दो सवाल हैं, इस तरह के बहुत वन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोगों को आंसर किस तरह करना है वो इंपॉर्टेंट है समझना। सो पहली बात, इंफ्रारेड रेडिएशन किस तरह यूज होता है टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर में। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों को समझ आने वाला है, दूसरा पॉइंट इज नॉट रेलिवेंट टू आवर सिलेबस, लेकिन आंसर यही है, ठीक है। पहली बात तो सिंपल सी ये है कि जो हमारी इंफ्रारेड वेव होगी या इंफ्रारेड का सिग्नल होगा, वो एमिट करेगा कंट्रोलर और रिसीव करेगा रिमोट या सेट, ठीक है। और अगली चीज क्या होगी, जो हमारा इंफ्रारेड वेव होगी या इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, उसको हम लोग ना आखिर में डी कोड कर देंगे। अगेन कंप्यूटर वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, उसको आखिर में डी कोड करना होता है, एनकोड करना होता है, और फिर हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या कमांड देना चाह रहा है, ठीक है। तो ये मैं बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, अगर मैं कंप्यूटर की टर्म में बताऊँ, सो इट कैन इंफ्रारेड, क्योंकि इसमें
हमारा रिमोट कंट्रोलर्स वाला सेंसर्स वगैरह की क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर साइंस में, जो स्टूडेंट है उन्हें पता है। बट मैं बहुत सिंपल रखूंगा। आंसर क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस या वेव्स या सिग्नल्स, waves या signals are emitted are okay are emitted by controller and received by remote or set controller and received by set or remote, ठीक है। The infrared wave is encoded, the infrared wave is then decoded, is then encoded या decoded, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत सिंपल टर्म में आंसर 2 मार्क। अच्छा अभी अगला वाला जो है 3 मार्क का, अक्सर 4 मार्क का 3 मार्क का आराम से आ जाता है। अब इसमें करना क्या है, लिखना क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कहता है फिगर 9.2 shows an X-ray image of a hand. An X-ray detector is placed just below the hand. An image of the bones and human tissues around the bones is formed by a screen and detector. Describe what happens to the X-ray to produce the image. अब होता क्या है देखें, एक्सरेज के अंदर होता क्या है, काम किसने करते हैं कि मोस्ट, हम लिखेंगे, हम किस तरह लिखेंगे, हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द एक्स-रेज कैन पास थ्रू, most of the X-rays can pass through the tissues and reach the detector tissues appear to be dark on screen अब एक्सरेज क्या करते हैं, एक्सरेज कैन नॉट पास, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सरेज होता है हमारे पास, इट कैन नॉट पास थ्रू बोन्स, क्यों नहीं पास कर सकता थ्रू बोन्स, बिकॉज होता ही है ना असल में कि जो हमारा एक्सरे बोन्स क्यों नहीं पास करती, क्योंकि हमारी बोन्स बहुत डेंस होती हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू अच्छी तरीके से मैं फ्रेज कर सकूं ताकि इट्स अ गुड आंसर। सो मोस्ट ऑफ द एक्सरेज कैन पास थ्रू द टिश्यूज एंड रीच डिटेक्टर, टिश्यूज अपीयर टू बी dark on screen, X-rays cannot pass through bones because the bones are very dense, hence bone appears lighter in color on screen, X-ray cannot reach detector where bones are, ठीक है। अगेन मैंने अपने लिहाज से आंसर लिखा, आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा डिटेल दे दिया, हम एक दफा मार्किंग में चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा है हाउ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस विद एक्स-रे produce image. Most of the X-rays can pass through the tissues and reach detector. Tissues appear to be dark on screen. X-rays cannot pass through bones because the bones are very dense. Hence bone appears lighter in color on screen. X-ray cannot reach detector where bones can. चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर ये है। ओके क्या है, more X-rays makes the image blacker. X-rays absorbed by bone or do not reach detector through bone. Some X-ray pass through tissue और tissue absorbs some X-ray, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख दिया, 3 मतलब सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मैंने 5 पेपर्स की कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक वन ऑफ क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। सो अंटिल देन टेक केयर।